स्टडी सेंटर से जुड़े हुए तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं बाल विकास की यूनिट पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने अब तक मनोवैज्ञानिक जो थे उसके बारे में चर्चा की और उन्होंने अलग अलग जो सिद्धांत दिए, सिगमंड फ्राइड हुए और एरिक्सन हुए, उसका अपन ने सिद्धांत पढ़ा। आगे अपन बात कर रहे हैं नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलबर्ग ने दिया था। किसने? कोहलबर्ग ने दिया है। कोहलबर्ग के अनुसार बालक बालिका के नैतिक जो मतलब क्या कहना था कि जो बालक बालिका होता है उसका नैतिक विकास को समझने से पूर्व बालक बालिका के चिंतन एवं निर्णय क्षमता को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, कि चिंतन को समझने से पहले निर्णय क्षमता को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि वो चिंतन करता है तो किस प्रकार वो विकास होता है, उसका किस प्रकार निर्णय लेता है। जैसे कोई भी समस्या आती है उस पर चिंतन करता है, समस्या आती है अपने सामने तभी अपन चिंतन करते हैं। चिंतन अपन करने के बाद जो समस्या का निर्णय अपन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो जानना अपन को अति आवश्यक है। क्योंकि जो छात्र होता है उसमें नैतिक का विकास आधार चिंतन और निर्णय क्षमता को ही माना जाता है। नैतिक विकास तभी उसको ये माना गया है कि जो बालक का विकास आधार चिंतन जो निर्माण क्षमता को ही माना जाता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। कितने? 3 स्तर बताए एवं अवस्था 6 बताइए। तो अपन बात करते हैं पहले जो प्री कन्वेंशन स्तर। कौन सी? प्री कन्वेंशन स्तर जो 4 वर्ष से 10 वर्ष तक है। इसको अपन प्री कन्वेंशन स्तर को अपन पूर्व परंपरागत चिंतन कह सकते हैं या रूढ़िपूर्व चिंतन कह सकते हैं। तो इस स्तर में बालकों के चिंतन व निर्णय का आधार वातावरण की घटनाओं को माना जाता है। किसको माना जाता है साथियों? वातावरण की घटना को। इसको अपन आज्ञा व दंड की आवश्यकता। इसमें इस अवस्था में बच्चों को कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको बड़े लोग या जो बड़े होते हैं उनको मारते हैं तो वो डर रहता है। जैसे स्कूल में शिक्षक का मारना। फिर अहंकार की भावना होती है, उसमें अदला बदली की अवस्था भी होती है। इस अवस्था में अदला बदली की अवस्था होती है। ठीक है, जैसे अदला बदली इस अवस्था में जो बच्चा होगा वो पेरेंट्स से ज़्यादा अपनी माँ पर विश्वास करेगा और जो लड़की होगी जो अपनी माँ के विरुद्ध पिता से प्यार करेगी। ठीक है, तो अदला बदली की अवस्था रहती है और अहंकार की अवस्था रहती है। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं कन्वेंशनल स्तर जो एज बताई है 10 वर्ष से 13 वर्ष तक बताई है। इसे हम परंपरागत चिंतन भी कहते हैं और इसे रूढ़िगत चिंतन भी कह सकते हैं। तो इस स्तर में जो छात्र होता है उसमें चिंतन और निर्णय का आधार सामाजिक घटनाओं को माना जाता है। जो भी निर्णय कर सकता है और सामाजिक घटनाओं को माना जाता है। प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था होती है, ये भी चाहता है कि स्वयं की उसकी प्रशंसा करे। ये वो लेवल हो जाता है कि जो भी वो अगर वो काम कर रहा है उसको उसके मम्मी पापा या उसके परिवार या समाज या स्कूल में उसकी प्रशंसा करे और सराहना करे। ठीक है, जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ऐसे वो चाहता है कि मेरी प्रशंसा करे। ठीक है, तो सामाजिक समझौते के प्रति सम्मान की अवस्था रहती है। ठीक है, इस अवस्था में कन्वेंशनल स्तर पर। ठीक है, जिसे अपन रूढ़िगत चिंतन या परंपरागत चिंतन भी कह सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार पोस्ट कन्वेंशनल स्तर जो 13 से ऊपर वर्ष माना गया। क्या? पोस्ट कन्वेंशनल स्तर जो 13 वर्ष से ऊपर माना गया। ठीक है, इसमें 25% ही इस अवस्था तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, 100 में से 25% ही इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस स्तर के बालकों के चिंतन व निर्णय के आधार स्वयं का विवेक माना जाता है। क्या? चिंतन और निर्णय का स्वयं का अवेक माना जाता है, विवेक माना जाता है। ठीक है, तो सामाजिक समझौते की अवस्था की अपन बात करें तो इसमें समायोजन की अवस्था होती है कि बच्चा अपने आप को समायोजन करना सीख जाता है। ठीक है, हर स्तर पर। ठीक है, तो विवेक की अवस्था होती है। फिर बाह्य दबाव में ना आकर ये बाह्य दबाव में नहीं रहता है। ठीक है,
कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की 5 नवीन अवस्था भी बताई है, जो अपन चर्चा करते हैं। जो पूर्व नैतिक विकास की अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की बताई है इसने। फिर इस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि स्व केंद्रित अवस्था जो 2 से 7 होती है। फिर परंपराओं की धारण करने की अवस्था जो 7 से 12 वर्ष बताई है। फिर आधारहीन आत्म चेतना की व्यवस्था जो 13 से 18 वर्ष मानी है। और आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था जो 19 से 26 वर्ष होती है। ठीक है, इसमें नैतिक गुणों का पालन करता है बालक। किस अवस्था में? आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था जो 19 से 16, इसमें नैतिक गुणों का पालन करता है। ठीक है, फिर भाषाई विकास का सिद्धांत आगे आते हैं। भाषाई विकास का सिद्धांत जो नाम था चामोस्की ने दिया, चामोस्की एक भाषाई जानकार थे। इन्होंने नाम चामोस्की को भाषाई विकास का जनक माना जाता है। चामोस्की के अनुसार बालक बालिकाओं में भाषाई ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि बालकों में भाषा सीखने की जन्मजात मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। चामोस्की का यह मानना था कि बालकों को भाषा नहीं सिखाई जाती, ये जन्मजात मूल प्रवृत्ति में पाई जाती है। ठीक है, अतः बालक जिन भाषाओं को सुनता है व्याकरण की दृष्टि से उसे सीख लेता है। ठीक है, जैसे सुनता है तो अनुकरण करता, सुनता रहता है, बचपन से सुनता है। ये माना गया है कि माँ के कोख में बच्चा जब से उसके कान का निर्माण होते ही वो 3 महीने के बाद सोना प्रारंभ कर लेता है। 5 महीने के बाद, 5 मंथ के बाद कान पूरा अच्छी तरह से बन जाता है, उसके बाद बच्चा सुनने लग जाता है। ठीक है, चामोस्की ने भाषा सीखने की मूल प्रवृत्ति को एलएडी तत्व नाम दिया, जिसे लैंग्वेज एक्वेरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज एक्वेरमेंट डेवलपमेंट नाम दिया, जो इस प्रकार से जैसे कि भाषा विकास की प्रक्रिया होती है, जैसे वातावरण, फिर समाज, विद्यालय, परिवार आया, फिर वातावरण, फिर समाज, विद्यालय, ये चक्र चलती रहती है। तो शब्द सुनेगा, जिसे वो क्या करेगा, शब्द सुना, फिर लैंग्वेज एक्वेरेशन डेवलपमेंट जो प्रक्रिया होगी, फिर नए शब्द बोल लेगा। ठीक है, तो भाषा विकास की अवस्था है इस प्रकार है। क्रदन यानी रोना, इसे बालक की प्रथम भाषा या मातृभाषा कहते हैं। जो बच्चा पहले रोता है ना, उसे अपन मातृभाषा कहते हैं जन्मते ही। ठीक है, फिर बबलाना, जो 3 से 8 माह में बच्चा बबलाने लगता है। इस अवस्था में बालक स्वर बोलता है, जैसे ए उ ई आई, जैसे या मा पा ना, ऐसे व्यंजन उच्चारण करता है। ठीक है, फिर शारीरिक एवं सांकेतिक क्रिया जैसे 12 माह में प्रारंभ करता है। तो इसी अवस्था में बालक अपने पसंद की वस्तु को संकेत से मांगने लगता है। 12 माह की जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा, तो कोई भी वस्तु या सामग्री होगी उसके सामने, तो वो संकेत से मांगने लगेगा। ठीक है, क्या करने लगेगा? संकेत से मांगने लगेगा। तो चामोस्की के अनुसार शब्दकोश जैसे कैसे प्रारंभ होता है, कितने शब्द सीखता है शब्दकोश, तो जैसे 18 माह में कितने शब्दकोश होता है? 8 शब्द। कितने? 14 माह में बच्चा 10 शब्द बोलता है, नहीं 18 माह में, सॉरी, तो उम्र के साथ, हाँ 14 नहीं है, 18 माह में 10 शब्द बोलता है। चामोस्की का ये मानना था कि 18 माह का जब बच्चा होता है मतलब 10 शब्द बोलता है, उसका शब्दकोश कितना होता है? 10। फिर 2 वर्ष का होगा तो 272 शब्द होते हैं। कितने? 272 शब्दकोश होते हैं। फिर 2.5 वर्ष का होता है ना, तो 400 शब्द होते हैं। 3 वर्ष का 700 शब्द, 3.5 वर्ष का 900 शब्द, फिर 4 वर्ष का 1100 शब्द, 4.5 वर्ष का 1900 शब्द, 5 वर्ष का होते 2100 शब्दकोश हो जाता है उसके पास। फिर 10 वर्ष का होते ही 5वीं क्लास में आ ही जाता है, तो 5000 से 50,000 तक शब्दकोश होता है उसके पास। फिर 18 वर्ष में 12 तक आते आते उसके 80,000 सबसे ऊपर हो जाता है, और 16 की उम्र में भी 80,000 से ऊपर शब्दकोश हो जाए। तो चामोस्की ने भाषाई विकास है तो महत्वपूर्ण जो बिंदु बताए वो इस प्रकार है, जो मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा कि नाम चामोस्की ने अपने 4 से 8 वर्ष के बालक को दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए झूठ बोलने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है 4 वर्ष से 8 वर्ष,
जो उसकी शिशुअवस्था चलती है उस अवस्था में वो झूठ बोलेगा, क्योंकि दूसरों को आकर्षित करना चाहता है वो बच्चा। ठीक है, 8 वर्ष तक ऊपर तो गलत शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है, इसी एज में जो गलत शब्द बोलना सीख जाता है। फिर 6 वर्ष की बालिका गुप्त या रहस्यमय शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देती है। 6 वर्ष की बालिका गुप्त जो शब्द था उसका प्रयोग करना शुरू कर देती है। फिर प्रारंभ में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्दकोश अधिक होता है। ठीक है, और 5 वर्ष का बालक रंगों के नाम बताने लगता है। ये किसके अनुसार पढ़ रहे अपन, ये और याद हो रहा है, ये जो सिद्धांत दिया चाउमस्की ने दिया था उसके अनुसार अपन पढ़ रहे कि उसने लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैसे होता है, भाषा कैसे होता है। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते जो वाइगोत्स्की आए हैं जिसने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास दिया है। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, इसमें वाइगोत्स्की ने यह कहा कि जो छात्र छात्रा जो सामाजिक विकास जो भाषाई कौशल है वो सामाजिक विभूतियों के माध्यम होते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अपनी समाज के परिस्थितियों में रहकर अनेक द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर या अनुकरण कर कर सीखता है। इस कारण उसे सामाजिक संस्कृति या सामान्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु किसका प्रयोग है? सामाजिक संज्ञान विकास का प्रतिपादन किया। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, क्या संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे ने दिया है, इसमें 1967 में वेलरिक गोरदास का निसार किया है, इसने यूएसए में किया था, और स्विट्जरलैंड 1921-1923 तक है। ठीक है, आगे अपन इसमें बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया, ये स्विट्जरलैंड में किया था पहली बार 1921 से 1923 के अंतर्गत। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे को ही विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो संज्ञान यानी संज्ञान क्या होता है? कोई भी छात्र होता ना तो वातावरण से जो ज्ञान प्राप्त करता है, ये ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना उसे अपन संज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे कैसे सोचना, समझना, तर्क विचार करना या चिंतन, निर्णय संज्ञान के प्रमुख तत्व हो सकते हैं। जैसे कोई सोचेगा, कोई भी देखेगा उसके बारे में सोचेगा, फिर समझेगा उस वस्तु को, फिर उस वस्तु में जो सकारात्मक या नकारात्मक तर्क विचार करेगा, फिर उसके बारे में चिंतन करेगा, जिससे कि इसका विकास को संज्ञानात्मक या सृजनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में स्कीमा संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है। ये स्कीमा से, जैसे स्कीमा यानी जब जो छात्र होता है ना, स्कीमा ये जन्मजात होता है। ठीक है, ये अर्जित नहीं करते। स्कीमा यानी जन्मजात, जो मानसिक संरचना का ज्ञानात्मक पैकेटस स्कीमा कहलाता है। ठीक है, फिर जो छात्र होते हैं जो मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन को स्कीमा का नाम देते हैं, कि जो मानसिक संरचना उसके व्यवहारगत के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसको स्कीमा कहते हैं। और एक होता है स्कीम्स यह कि जो स्टडी के दौरान जब छात्र स्कूल में जाता है तो उसके साथ बैग किताबें लेके जाता है, तो निश्चित पैटर्न होता है, उसका निश्चित पैटर्न होता है। जैसे बैग ले जाना, बैठना, इसी स्थान पर बैठना, तो व्यवहार निश्चित करना टीचर के प्रति, तो इसको बोलते हैं स्कीम्स। ठीक है, तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्था बताई। कितनी अवस्था बताई साथियों? 4 अवस्था। तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वो अवस्था कौन कौन सी है। जैसे पहली अवस्था थी संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय विकास की अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक बताई जीन पियाजे ने। प्रतिबिंब नहीं बनता इस अवस्था में, जैसे कि प्रतिबिंब नहीं बनता। जैसे ताजमहल बोल दिया तो बच्चे को नहीं पता ताजमहल कैसा है। ठीक है, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में वस्तु स्थापित का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं ना, जो बाह्य वातावरण की जानकारी इनमें नहीं होती, अपने संवेदनाओं का ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, और अतः बालक प्रत्येक वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर या चखकर ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित होता है। क्या? स्व केंद्रित होता है। और ये जो बालक होता है ना, उसका संज्ञानात्मक विकास जो अवस्थाओं के साथ
होकर गुजरता है। ठीक है, जो बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है उसे ही उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो इसे अपन प्रतीकात्मक अवस्था कहते हैं, अतार्किक चिंतन कहते हैं की अवस्था भी कहते हैं, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तो इस अवस्था में बालक बालिका में जो वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास हो जाता है। वस्तु स्थायी यानी वस्तुओं को पहचानने लग जाता है। ठीक है, उसकी भावना का विकास हो जाता है। तो जैसे कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में जो छात्र होता है उसका अनुकरण द्वारा सीखने लगता है, अनुकरण कर लेता है। अनुकरण यानी जो देख कर करता है। ठीक है, जैसे कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जैसे कि अब किसी छात्र को अपन गिनती बोला रहे तो अपने साथ साथ दोहराएगा वो, फिर यह बोलेगा। फिर पढ़ना लिखना या अपना उसका नाम पूछेंगे तो नाम बता पाएगा, और उसके शरीर के अंग पूछेंगे, हाथ पैर नाक, तो भी ये बता पाएगा। किस अवस्था में? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। जिन पियाजे के अनुसार जो वर्ष या 2 से 7 वर्ष की पढ़ रहे। पहले अपन ने पढ़ी थी संवेदीय पेशी विकास अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष थी। ठीक है, फिर इसी अवस्था में छात्राओं में चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा चिंतन करने लग जाता है, परंतु वह तर्क वितर्क करने की योग्यता नहीं होती। ये याद रखना, चिंतन कर रहा है लेकिन तर्क और वितर्क की योग्यता उसमें अब तक नहीं आई है। तो इसे अपन अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए अपन इसको अतार्किक की अवस्था कहते हैं, क्योंकि तर्क वितर्क नहीं करना है इसलिए। तो इस अवस्था में बालक बालिकाओं में प्रत्यागात्मक भावना का विकास हो जाता है। इस कारण बालक निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव कल्पना करने लगता है। क्या? निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव कल्पना करने लगता है। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष। आगे अपन तीसरी अवस्था है जो जिन पियाजे के अनुसार थी, इसे अपन स्थूल सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष है। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक का मूर्त चिंतन करने लगता है, लेकिन केवल प्रत्यक्ष वस्तु को ही। इस अवस्था में बालक बालिका को दिन या दिनांक या माह वर्ष का ज्ञान होता है, उसकी गणना करना सीखता है, आ जाती है। ठीक है, तो छात्र छात्राओं में घड़ी के समय को देख सकता है इस अवस्था में। फिर जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी जो उसके सामने है वो सब कुछ जान पाता है, और जो इसमें छात्र छात्रा तो भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। पहले भी अपने बताया था कि 12 वर्ष के बाद भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसी अवस्था में बालक भाषा का कोटकरण करने लगता है, जानकारी करने लगता है। ठीक है, फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो अंतिम अवस्था, जिन पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से ऊपर है। तो औपचारिक अवस्था में बालक मूर्त एवं अमूर्त दोनों चिंतन करने लग जाता है। इसी अवस्था के कारण तार के चिंतन की अवस्था भी होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने लग जाता है, क्योंकि किशोर अवस्था में आ जाता है तो अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है। जो बाल विकास के जो थोड़े बहुत नियम है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो पहला नियम है विकास की निरंतरता का नियम। जो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि निश्चित समय सीमा पर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास की समानता का नियम जो दूसरा नियम है, इस नियम में प्रत्येक जीव या अपने समान ही जीव उत्पन्न करता है, और यह प्रक्रिया सभी सजीव में समान रूप से संचालित होती है। विकास की समानता का नियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन नियम की बात करें, विकास के परस्पर संबंध का नियम कि तो इस परस्पर के संबंध में नियम में के अनुसार विकास एक दूसरे से परस्पर अंतः संबंध होता है, जैसे गत्यात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या मानसिक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्ति के विकास का है व्यक्ति विभिन्नता का नियम। प्रत्येक व्यक्ति में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। फिर एकीकृत केंद्रीकरण का नियम। ये एकीकृत केंद्रीकरण ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। इस नियम के अनुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है, उसके बाद शरीर के अन्य छोटे छोटे अंगों का करता है। ठीक है, फिर मस्तबोध का नियम। गर्भावस्था में शारीरिक अंगों के निर्माण की प्रक्रिया को मस्तबोध कहते हैं। गर्भावस्था में शारीरिक अंगों की निर्माण को प्रक्रिया को मस्तबोध कहते हैं। ठीक है, तो मस्तबोध नियम के अनुसार गर्भावस्था में सर्वप्रथम सिर, मुंह क्या बनेगा? गर्दन, धड़, पैर बनेगा। ठीक है, फिर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है।
तो विकास की भविष्यवाणी का नियम क्या है कि अनुकूलन वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। सामान्य से विशिष्टता का नियम, जो इस नियम के अनुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के छोटे छोटे अंगों का प्रयोग करना सीखता है, उसके बाद अन्य विशिष्ट अंगों का। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखे होंगे तो वो एक अंगुली से नहीं उठाता, पूरे हाथ से ही उठाएगा, वो देखना आप। ठीक है। फिर विकास की गति का नियम की बात करूं मैं तो विकास की गति लंबवत ने होकर वर्तुलाकार होती है। क्या? लंबवत नहीं होती है। विकास की गति का नियम क्या कह रहा है कि उसमें विकास की गति लंबवत ने होकर वर्तुलाकार होती है। ठीक है। फिर विकास की दिशा का नियम जो अंतिम नियम है, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है और अंदर से बाहर की ओर होती है, विकास होता है। इसे हम सीफेलोगोल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सीफेलोकोडल कहते हैं। विकास पूर्वानुमान में जो विकास के इस नियम के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से पूर्व उनके विकास से संबंध पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो अपने आज पूरा जो अपना बहुत ही मोस्ट यूनिट थी बाल विकास, जो आज अपने समाप्त किया है। फिर अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे समायोजन और, ठीक है, समायोजन और कि समायोजन क्या होता है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद साथियों। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं आपके समक्ष पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी अपना सिलेबस हो जाए। उसके बाद अपन जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और थोड़े बहुत प्रश्न भी करेंगे, कैसे किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटिव, जो फर्स्ट लेवल में पूछे गए, सेकंड लेवल में पूछे गए, तो अपन उसमें पेपर सॉल्व करेंगे। जो टेट हुआ था 2013 में, 2006 में, 2015 में रीट हुई थी, 2017 में हुई थी रीट। उसके भी अपन जो पेपर सॉल्व करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आए, और जहाँ भी आपका डाउट है आप भी मुझे बतावें। ठीक है। धन्यवाद साथियों, और लाइक और शेयर जरूर करें।